Hello friends, welcome to channel. So this is the first lecture of क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स बेसिकली स्टार्ट किया है कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आने वाले 20 दिनों में हम लोग सभी 10 यूनिट को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और हर एक यूनिट का 2 लेक्चर होगा, मतलब 2 दिन में एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और इस यूनिट में जैसे हर एक वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसी को डिस्कस करेंगे इसमें। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस, या आप बोल सकते हैं बुक से डायरेक्ट जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जाएगा इस वीडियो में। और जो इम्पोर्टेंट केवल जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इन सभी वीडियो के माध्यम से। सो उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो अरिहंत की बुक है। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आपका इच्छा है, आपको लगता है कि आपने पूरा तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप दोबारा उसको पढ़ना चाहते हैं तो पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट आपने अगर मेंशन किए होंगे उसमें मार्क किया होगा तो आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में केवल वही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। पहली यूनिट है दैट इज नेचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। अगर हम सोशल वर्क के इतिहास के बारे में देखें, उसको समझें, तो समाज कार्य अगर हम देखते हैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। दैट इज़ वेरी ओल्ड फिनोमेना। और पुरातन काल से ही अगर आप देखते हैं, जैसे कि हमारे जो वेदास हैं, वेदा, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जितने भी होली बुक हैं, हमेशा उसमें यही बात बताई गई है और पढ़ाई गई है, लोगों को समझाई गई है, पूरी दुनिया को, कि सर्विस टू द मैनकाइंड, मतलब मानव जाति की सेवा करना है और गरीबों के लिए काम करना है। पुअर जो लोग होते हैं, डिसएडवांटेज लोग होते हैं, उनकी मदद करनी है, उनको कंपैशन शो करना है, करुणा दिखानी है। यही बेसिकली सभी धर्मों में, सभी रिलीजियस बुकों में, टेक्स्टों में यही मेंशन किया गया है। तो ये बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है। सोशल वर्क ये बहुत पुराने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहले से ये चला आता है। और ये उस टाइम पे शुरुआत में एज ए चैरिटी के रूप में था। जो रिलीजियस संस्थाएं हुआ करती थी किसी भी धर्म की, वो चैरिटी के रूप में इसको करती थी, समाज कार्य को। और जो कि आज एक फुल फॉर्म में आ गया है, अर्थात एक प्रोफेशन के रूप में एक फ्लर्स हुआ है समाज कार्य। तो इसी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे लेक्चर में कि किस प्रकार से ये जो समाज कार्य है वो इवॉल्व हुआ है चैरिटी से एक फुल फ्लैश सोशल वर्क प्रोफेशन के रूप में। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा कि ये समाज कार्य पहले से ही फ्लरिश है और एक चैरिटी के रूप में था, बट जैसे जैसे समय बीतता गया, एंशियंट टाइम द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी हैज चेंज। समाज का जो सोशल फैब्रिक होता है उसमें काफ़ी बदलाव आया। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी हैज़ गिवन द रोज ऑफ मैनी पर्सन। और अगर समाज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो ऑफकोर्स है उसमें जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम होती है लोगों की, वो भी काफ़ी कुछ बदलाव आएगा उनमें। तो उनको सुलझाने के लिए दैट इज मेड सोशल सर्विसेज एक्टिविटी इनटू द ऑर्गेनाइज। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए, पर्सनल समस्याएं या जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं समाज की, उनको सुलझाने के लिए एक बेसिकली इसको एक ऑर्गेनाइज वे में समाज कार्य को लाया गया, जो कि आज एज ए पूरा फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन के रूप में आपको समाज में दिखता है, दैट इज सोशल वर्क। सो हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ये जो समाज कार्य, जिस बदलाव आया है, जो इवॉल्व हुआ है चैरिटी से एक फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन के रूप में, तो देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट कंट्री में कैसे इवॉल्व हुआ है। जैसे कि यूके में कैसे हुआ है, या अमेरिका में, या इंडिया में, तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूरोप में, कि यूरोप में किस प्रकार से समाज कार्य इवॉल्व हुआ है, फ्लरिश हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले क्रिश्चियन रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया। और जब इसको स्टेट रिलीजन का दर्जा दे दिया गया, तो जितने भी ये अ, जो गरीब लोग थे या जो डिसएडवांटेज लोग थे उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने जो चैरिटी संस्थाएं थी, जो रिलीजियस संस्थाएं थी, उनको बनाया गया उनके द्वारा। और उन्हीं के माध्यम से गरीब लोगों की मदद की गई। तो सबसे पहले ये जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसको एज ए स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया यूरोप में। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस में, इसी में आ जाते हैं फ्रांस में। तो फ्रांस में डॉक्टर डी पॉल के द्वारा ये बेसिकली एक लेडीज ऑफ चैरिटी और डॉटर ऑफ चैरिटी को बनाया गया। और उसमें उन्होंने बोला कि जो अमीर घर की जो महिलाएं हैं वो क्या काम करें कि जो चैरिटी के लिए फंड इस्टेब्लिश करें। और इसी प्रकार से जो अमीर घर की जो लड़कियां हैं, डॉटर हैं, वो भी
चैरिटी करने के लिए, समाज कार्य की सेवा करने के लिए फंड का एस्टेब्लिश करें, फंड बनाएं और उसके माध्यम से फिर समाज कार्य की सेवा, लोगों की सेवा की जाएगी, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाएगी। तो ये डॉक्टर डी पॉल के द्वारा ये किया गया था फ्रांस में। और हम बात करते हैं जर्मनी में। तो जर्मनी में बेसिकली क्या हुआ कि वहाँ पर बोला गया कि आप डायरेक्टली जो गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट पैसे मत दीजिए, उनको फाइनेंशियल एड मत दीजिए, और उसके लिए सरकार कुछ निर्धन सहायता कोष बनाएगी। एक जैसे पुअर एड फंड बोला गया, उसको बनाया उन्होंने। और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो सिटी थी हिंसबर्ग, उसको 60 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, 60 ब्लॉक में, और उसमें सभी में एक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। और वो जो कमिश्नर था वो बेसिकली मदद करता था लोगों की, जो पब्लिक हेल्प करने, जिसको जो मदद करना है, जो डिसएडवांटेज गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए एक कमिश्नर को बैठाया गया। तो उसके माध्यम से मदद की गई और बोला गया कि आपको डायरेक्ट किसी को भी, डायरेक्ट जो पुअर लोग हैं उनको डायरेक्ट मदद नहीं करनी, फाइनेंशियल एड नहीं देनी है, सरकार इसके लिए अलग से कमिश्नर बनाई है। और उसके बाद हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन में जॉन लुइस के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव स्टेप लिए गए। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि जो गरीब लोग थे उनके लिए उन्होंने शिक्षा के लिए काम किए, एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि अभी इंडिया में चल रहा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी प्रकार का इन्होंने उस टाइम पे भी जो गरीब लोग थे, कि जो लोग एबल्ड पर्सन थे, अर्थात जो काम करने में रुचि थी या काम कर सकते थे, उनके लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, ताकि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकें, अपना काम कर सकें, या अपने अजीब का कमाने के लिए एटलीस्ट कुछ कर सकें। इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, रिहेबिलिटेशन, रहने की व्यवस्था करना, ये सब इस बेसिकली जॉन लुइस के द्वारा स्पेन में किया गया। अब हम बात करेंगे यूके की, कि यूके में किस प्रकार से ये जो समाज कार्य था फ्लरिश हुआ। तो मेडिवल टाइम में, तो जैसे कि मैंने बताया था कि यूरोप में जो चैरिटी का जो मेन काम था चर्चों के द्वारा किया जाता था, तो इसी प्रकार से यूरोप में भी, और मतलब इसमें यूके में भी यही काम चर्चें करती थी। और 1215 में चर्च के माध्यम से, जैसे कि 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने एक मैग्ना कार्टा साइन किया, जिसमें इन्होंने इसमें क्या था कि जो अमीर लोग थे, जो प्रिविलेज क्लास के लोग थे, उनके लिए कुछ कानून बनाए, उनके लिए कुछ ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ इन्होंने लॉ बनाया। जैसा कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे समाज में देखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं लोगों के मॉडर्न टाइम में, उसी प्रकार से उन्होंने उस टाइम पे मैग्ना कार्टा के जो लॉ बनाया था उसमें बेसिकली इन्होंने किया था कि जो प्रिविलेज क्लास है उनके लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे। ठीक है। 1349 में किंग एडवर्ड के द्वारा कुछ लॉ बनाए गए, कुछ प्रोविजन बनाए गए कि जो लेबर क्लास है, जो नीडी क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनको लेबर वर्क प्रोवाइड किया जाए। जो फिजिकली एबल्ड पर्सनस होते हैं विच विल हैव टू पार्टिसिपेट इन एनी वर्क। उन्होंने बोला किंग एडवर्ड ने कि जो लोग कम से कम जो काम कर सकते हैं, अर्थात उनकी बॉडी एबल्ड है, काम करने में क्षमता है, वो कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए काम करें, कमाएं। ना कि ऐसा करें कि वो लोग बैगिंग करें यार, टोटली डिपेंड हो जाए बैगिंग पे, केवल मांगने पर डिपेंड हो जाए। तो एटलीस्ट वो लोग जो काम कर सकते हैं उनको काम करना चाहिए। एंड पुअर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी देयर प्रॉपर्टी। और उन्होंने बोला कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो खुद ही जिम्मेदार हैं, वो अपनी गरीबी के लिए, ना कि कोई जिम्मेदार है ऐसा, इसलिए उनको खुद काम करना चाहिए कुछ। ये किंग एडवर्ड के द्वारा बोला गया था। उसके बाद 14 सेंचुरी में, 14 सेंचुरी में क्या हुआ कि जब फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, एबलिश हुआ, तो उस दौरान उसी टाइम पे वहाँ पर इंग्लैंड में प्लेग का आउटब्रेक हुआ, प्लेग फैल गया, जैसे कि इस प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 फैला हुआ है। तो उसी प्रकार से 14 सेंचुरी में इंग्लैंड में को प्लेग फैल गया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो गरीब लोग ही होते हैं, पुअर जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वहाँ की उनकी जो संख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो जब उनकी जो डिमांड बढ़ने लगी वर्किंग क्लास की, क्योंकि जो लेबर क्लास होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है काम कराने के लिए, तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो उस टाइम पर इंग्लैंड में 1953 में के कुछ कानून बनाए गए, कुछ रेगुलेशन बनाए गए उनके लिए, उनके रिलीफ के लिए। 1560 में चर्च के माध्यम से हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना है, मतलब लोगों को मदद करना हॉस्पिटल के माध्यम से, जो जो भी बीमार लोग हैं, इन्फर्मरीज एंड आर्म्स हाउस एंड फॉर द ओल्ड एंड दी सिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके के जो भी गरीब लोग थे, जो ओल्ड लोग थे, उनको चर्च के माध्यम से ये सभी व्यवस्था प्रोवाइड करानी, रहने के लिए हॉस्पिटल वगैरह, घर घर वगैरह रहने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए। और उसके बाद 1601 में 1601 में एलिजाबेथ पुअर लॉ आया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो सर्विसेज के जो टैक्सेस थे उसको बढ़ा दिए,
ताकि जो गरीब लोग हैं और जो नीडी लोग हैं उनकी मदद की जा सके। और उन्होंने बेसिकली क्या किया कि गरीबों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि इनकी 3 कैटेगरी होंगी और 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है 1601 वाला एलिजिबेथ पुअर लॉ। इसमें क्या था कि पहली थी इम्पोर्टेंट पुअर, दूसरे थे एबल्ड पुअर, एबल्ड बॉडी पुअर, तीसरे थे आइडल पुअर। तो इम्पोर्टेंट पुअर कौन से थे? दोज हु वर टू ओल्ड, मतलब जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं या कमज़ोर हैं, या पर यंग टू वर्क, या मतलब बच्चे हैं कि वो लोग काम कर नहीं कर सकते ना, बच्चे या बूढ़े, तो उनको डाला गया इम्पोर्टेंट पुअर में। और दूसरे थे एबल्ड बॉडी पुअर। एबल्ड बॉडी पुअर मतलब वो दोज हु वुड लाइक वर्क बट कुड नॉट, कि वो लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते। एंड द आइडल पुअर दोज हु कुड वर्क बट वुड नॉट। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में इसको डाला गया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। और उसके बाद 1642 में भी एलिजाबेथ जो पुअर लॉ था उसमें, उसके आधार पर इन्होंने पॉलीमथ कॉलोनी में इस प्रकार का एक लॉ लाया गया है कि भाई अगर किसी को किसी प्रकार की मदद देनी होगी तो सबसे पहले उसको एक मीटिंग बिठाई जाएगी टाउन टाउन हॉल में, टाउन हॉल की तरह, और उसमें डिस्कशन होगा किसी भी चीज़ पे, तब लोगों की जो जो रिलीफ फंड रिलीफ केसेस हैं उनको देखा जाएगा। और उसके बाद 1834 का भी यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को बनाया गया इंग्लैंड में। किसके द्वारा बनाया गया था? ऑक्टेविया हिल के द्वारा और हेलेन बोसंकेट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है 1869 में, इसको याद कर लीजिएगा। और अब हम देखेंगे कि यूएसए में किस प्रकार से समाज कार्य फ्लरिश हुआ, कैसे बढ़ा, इसको देखते हैं। जैसे कि 1657 में स्कॉट चैरिटेबल सोसाइटी की गठन किया गया, बनाई गई। दैट इज़ फर्स्ट अमेरिकन सोसाइटी, जो कि बोस्टन में बनाई गई थी। और इसके माध्यम से जो नीडी पीपल थे, गरीब लोग थे, उनकी मदद करने के लिए वॉलंटरी रूप में उसको बनाया गया था। और 1776 में फिर यूएसए में एक, जब यूएसए आज़ाद हो गया, तो बोला जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जो सभी लोग थे उनकी फ्रीडम के लिए, प्रमोट करने के लिए, बट जो स्लेव थे वो समय पर वहाँ पर, जैसा कि अभी भी पता है, वहाँ पर जो जो ब्लैक हैं या जो रेसिज्म का केसेस वहाँ पर ज़्यादा है, तो इसी प्रकार से उस समय जो स्लेव्स थे उनके लिए कुछ नहीं किया गया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ चेंजेज आए, कुछ लॉ सरकारों के द्वारा लाए गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जैसे कि 1830 में फर्स्ट लेबर लॉ लाया गया, और 1837 में फर्स्ट स्टेट इंस्टीट्यूट बनाई गई जो ब्लाइंड लोग थे, अंधे लोगों के लिए, ओहियो में। और पहली एक फर्स्ट स्टेट इंस्टीट्यूशन बनाया गया। और उसके बाद 1843 में 1843 में द न्यूयॉर्क एसोसिएशन को बनाया गया, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति, उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। 1844 में YMCA को गठन किया गया, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर बनाया गया था इसको। इसको बनाया गया था लंदन में। किसके द्वारा? ये बनाया गया था ड्रैपरी क्लर्क जॉर्ज के द्वारा। किस ईयर में बनाया गया था? 1844 में। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। और 1848 में फिर द फर्स्ट मिनिमम बेस लॉ बनाया गया यूनाइटेड स्टेट में, पेंसिल्वानिया में। और 1877 में यूएसए में पहली जो फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, सोसाइटी, उसको गठन किया गया था। कहाँ पर? बुफेलो में। ठीक है, और इसके आधार पर उन्होंने किस प्रिंसिपल पे बेसिकली ये सोसाइटी चलती थी, इसके कुछ प्रिंसिपल थे। जैसे कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नीडी पर्सन है, कोई बूढ़ा आदमी है, तो उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा इस सोसाइटी के से? सबसे पहले उसको उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि वाकई में ये गरीब है कि नहीं है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद फिर उसका उसकी डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि मान लो एक संस्था दो जगह है, तो दोनों जगह जाके वो अपना नाम लिखा देगा प्रॉफिट के लिए, तो देखा जाएगा कि भाई डुप्लीकेसी तो नहीं है। उसके बाद फिर कॉपरेशन बिटवीन दी वेरियस रिलीफ एजेंसी, डिफरेंट जो रिलीफ एजेंसी हैं सभी एक जैसे काम करती हैं, या सभी को साथ में मिला के एक कोऑर्डिनेशन करके उसको बेसिकली चलाया जाता था। ये तीसरा प्रिंसिपल था। चौथा था यूज ऑफ वॉलंटियर इन दी रोल ऑफ फ्रेंडली विजिटर। फ्रेंडली विजिटर के रूप में जो वॉलंटियर थे उनका यूज किया गया। और 1898 में यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट सोशल वर्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई गई न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम से। ठीक है, और उसके बाद में ये 1904 में न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलांथ्रपी बना। और 19 में आपका टर्म सोशल टर्म को, जो सोशल वर्क है, उसको किसके द्वारा कॉइन किया गया था? साइमन पैटर्न के द्वारा।
ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1917 का 1917 का, कि जो मैरी रिचमंड थी उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी सोशल केस वर्क के ऊपर, दैट इज सोशल डायग्नोसिस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर 1833 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के उस टाइम के, फ्रैंकलिन डी, उनके द्वारा एक न्यू डील की गई जिसके माध्यम से जो कुछ सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे वो जो गरीबी को कम करने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट को उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाए गए थे न्यू डील के अंतर्गत। और उसके बाद सोशल सोसाइटी एक्ट लाया गया 35 में। जो 35 वाला एक्ट था उसको अमेंड करके 1950 में लाया गया था। ठीक है, उसमें ऐड किए गए थे जैसे कि बच्चों के लिए और जो रिलेटिव होते हैं नीडी पर्सन और नीडी बच्चे हैं उनकी उनकी लिविंग के लिए, और परमानेंटली एड एंड टोटली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उन सभी के लिए मदद करने के लिए इस एक्ट को बाद में अमेंड करके 1950 में लाया गया था। अमेंड कौन सा एक्ट था? सोशल सिक्योरिटी एक्ट। और 1952 में फिर काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन को बनाया गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, और हम देखेंगे इंडिया में किस प्रकार से सोशल वर्क आया और किस क्या इसकी हिस्ट्री है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो अगर हम बात करें वैदिक पीरियड टाइम से ही, अर्ली वैदिक टाइम से हेल्थ है, एथिकल स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस हैं हमारे हमारे इंडियन ट्रेडिशन का हिस्सा रहे हैं बहुत पुरातन काल से ही। और इसका जो सीड है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका जो सीड है हमेशा ही हमारे इंडियन इंडियन सोसाइटी का हिस्सा रहा है शुरुआत से ही। और ये सभी के जो तथ्य हैं आप देख सकते हैं हमारे इंडियन के जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि ऋग्वेदा, सामवेदा, अर्थवेदा, यजुर्वेदा, इन सभी में कैसे दिखाया गया है कि एक जो इंसान है उसकी जो लाइफ है कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको एक हाईएस्ट ऑर्डर में माना गया है। तो ये इसके लिए जैसे कि जो भी इतने भी स्क्रिप्चर हैं उनको आप उसमें आप देख सकते हैं, ये मेंशन किया गया है। ठीक है, और उसके साथ ही चैरिटी इन अ वैदिक इरा वाज कंसीडर्ड एज ए मोरालिटी। और चैरिटी को वैदिक इरा में उस टाइम से ही हमेशा इसको एज ए मोरालिटी माना जाता था कि जो लोग काम करते थे गरीबों के लिए, दैट इज़ मोरल बिहेवियर, उसको शो कर प्रेस करने के लिए दिखाया जाता था कि ये मोरल बिहेवियर के रूप में। ठीक है, और वहाँ पर उस टाइम पे चैरिटी को धन बोला जाता था, धन। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके अलावा किस प्रकार से इंडिया में जो भी पहले के राजा थे उनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो मुगल एम्परर अकबर थे उनके द्वारा भी कुछ समाज कार्य के लिए काम किए गए, सोशल रिफॉर्म किए गए, जैसे कि बच्चों की शादी को इन्होंने प्रोवाइड कराया। और इसके अलावा स्लेवरी और अल्कोहलिज्म को ख़त्म करने के लिए काम किए। और उनके द्वारा एक न्यू कल्चर डेवलप किया गया था, उसका नाम था दीन इलाही, जिसमें सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें थी, अच्छी मोरल बातें लिखी गई थी, उसको कलेक्ट किया और वो इसी को मानते थे, अकबर थे जो। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश के जो और महान जो नेता हुए यार, जो किंग हुए, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये जो राजा थे, लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी हमारे देश के लिए समाज के लिए काम, बहुत सारे सोशल काम किए, या मतलब उन्होंने कुर्बानी दी अपने देश के लिए। सो नो एग्जाम्पल ऑफ सोशल वेलफेयर फाउंड इन दी ब्रिटिश। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम की, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था समाज कार्य के लिए, बिकॉज वो लोग जो भी काम करते थे केवल अपने बेनिफिट के लिए करते थे। जैसे कोई एक्ट लाए तो उनको वो एक्ट उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए बेनिफिशियल था, इसलिए वो लोग कोई एक्ट बनाते थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। जैसे कि फेमाइन कोड 1883 में आया, 1883 में। चार्टर एक्ट आया 1813 में, जिसमें बेसिकली क्या था कि शिक्षा के लिए उन्होंने बोला था कि इस एक्ट के अंतर्गत कि जो कंपनी है वो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देगी सालाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये इसको मेंशन किया गया था चार्टर एक्ट में, इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट। और उसके बाद 1835 में बिलियन बैंक आए, उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? दैट इज़ मिस्टर मैकुले। जो मैकुले की उनकी जो बेसिकली उनकी कमीशन थी, उनके रिकमेंडेशन थी, किसके माध्यम से उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। किस टाइम पे? विलियम बेंटिक के टाइम पे, 1835 में। और 1844 में फिर इंग्लिश को बना दिया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में, और 1895 में प्लेग कमीशन को गठित किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉ लेजिस्लेशंस, कानून बनाए गए, जैसे जैसे कि अब्रेंडिस एक्ट 1853 में आया, फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1853 में आया, और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1859 में। इसको बेसिकली याद कैसे करना है आपको हम बता देते हैं।
कि जो एनसी जैसे कोई एक्ट है और उसके साथ जो ईयर है आप उसको याद कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1880 में आया, तो आप इसको याद कर लीजिए बस। इसके अंदर आप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा इसको पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करें। क्या फैक्ट्री एक्ट है, कब आया, क्या है, कैसे क्या है, सब कुछ उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। आपको यही बताना होगा कि फैक्ट्री एक्ट का ईयर है, क्या है, मैच मैच द फॉलोइंग में कर आएगा कि मैच कराना होगा आपको। तो कुछ इसी प्रकार से लेबर लॉ है, वो भी आप देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ बेज एक्ट 1936 इम्पोर्टेंट है। और बर्गमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कमीशन वाला है, पहला वाला फैक्ट्री कमीशन एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको अपॉइंट किया गया था 1890 में। यहाँ पर कुछ सोशल, पता नहीं कौन बात कर रहा है, कुछ सोशल लेजिस्लेशन, कुछ लॉ हैं, जैसे कि चाइल्ड एक्ट 1920 में और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में आया, इंपॉर्टेंट है। विडो मैरिज एक्ट 1856 है, ये भी इम्पोर्टेंट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं कि एक साइड में दिया हो गया होगा एक्ट, एक साइड में ईयर दिया गया होगा, आपको मैच कराना होगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद करिए। उसके अलावा कुछ सामाजिक जो सोशल रिफॉर्मर हुए, जैसे कि इंडिया में राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी के सभी इन्होंने हमारे समाज में समाज को बदलने के लिए, और जो रूढ़िवादी थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, उनमें उनके जो विचार थे उनसे अलग थे इनके विचार, और इन्होंने समाज में बदलाव करने के लिए बहुत सारे कानून वगैरह पास कराने में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी काफ़ी इनका योगदान रहा है। जैसे कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया, दैट इज सर्वेंट ऑफ सोसाइटी एक्ट, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। इसको बेसिकली उन्होंने बनाया था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल वर्क। सोशल वर्क को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया गया था इस सोसाइटी के माध्यम से। ये पहला कदम था इंडिया में किसी के द्वारा, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1936 में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसको बनाया गया। और उसके बाद 1946 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स थे। यहाँ पर भी कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से एक्ट आए यहाँ पर मेंशन है। बहुत सारे सेवरल इनिशिएटिव लिए गए सरकारों के द्वारा सोशल प्रोग्रेस के लिए। जो वीकर सेक्शन था उनको उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में, प्लांटेशन लेबर एक्ट, माइंस एक्ट, डीपीएसपी और मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1972, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने एकदम अलग से बना के डाला हुआ है यहाँ पर। आप इसकी जो ईयर है उसको याद कर लीजिए बस, ताकि आप जब मैच द फॉलोइंग में आएगा तो आप उसको इजीली, एटलीस्ट आपको 4 में से 2 ही याद रहेंगे, तब भी इसको आप जो राइट आंसर है वो करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। और एग्जाम में तो वैसे भी आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली उसको क्लिक कर पाएंगे कौन सा सही है। तो एटलीस्ट इसको आप एक दो बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एक्ट बना था 1989 में। और नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट और फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मद्रास प्रोविंस में चलाया गया था 1952 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो 1948 में आया था, उसके बाद फिर इसको पूर्ण रूप से नेशनल वाइड में इसको चलाया गया था 1953 में, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। उसी प्रकार से 1992-93 में 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए। ये सभी की सभी आपको अच्छे से एकदम पढ़ना है, क्योंकि ये केवल यूनिट 1 का नहीं है, ये आपका यूनिट जो 8 है उसमें से आ सकता है, यूनिट 7 है 8 उसमें भी आ सकता है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो आप एटलीस्ट इसकी जो ईयर है उसको याद कर लीजिए, ठीक है, कब आया कौन सा एक्ट। इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैच द फॉलोइंग में रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। प्रिंसिपल क्या होता है सोशल वर्क का? प्रिंसिपल का मतलब होता है कि बेसिकली हमको गाइड करता है प्रिंसिपल, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी में देखेंगे सोशल वर्क में जो सोशल वर्कर होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे कम करता है, और क्या क्या प्रिंसिपल को उसको अडेयर करना चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है कि जो सोशल वर्कर है उसका जो क्लाइंट है उसको क्लाइंट जैसा भी है उसको उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करे और उसकी जो समस्या है उसको सुलझाए। इसलिए बोला गया है कि सोशल वर्क बिलीव दैट एक्सेप्टेंस इज द क्रैक्स ऑफ ऑल हेल्प। आपको मदद करनी है ना, तो मदद का जो क्रैक्स होता है, अर्थात आपको
तो अगर आप बिलीव करते हैं इसमें कि जो इंडिविजुअल जिस प्रकार का है जैसा भी है उसको उसी हिसाब से उसको एक्नॉलेज करो, उसको उसी हिसाब से उसको रिसीव करो, और उसके बाद फिर जो क्लाइंट की समस्या है उसको सुलझाइए। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल्स की एक अपनी क्वालिटी होती है, उसकी कुछ ठीक है यूनिकनेस होती है। तो अगर आपको उसको उसी रूप में आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी समस्या भी एक यूनिक होगी, तो आप उसकी समस्या को सुलझा पाएंगे, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सुलझा पाएंगे। अगर आपको आप जो क्लाइंट है उसको एज ए एक्सेप्ट करेंगे एज ए इंडिविजुअल, और जैसा है उसको वैसे ही रूप में उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? ये कौन सा प्रिंसिपल है? इसका मतलब होता है कि अगर आप बेसिकली स्किल होनी चाहिए सोशल वर्कर में कम्युनिकेशन करने की, बात करने की, और कम्युनिकेशन जो होता है क्लाइंट और वर्कर के बीच में, सोशल वर्कर के बीच में, अगर आप वो अच्छा से स्थापित कर पाते हैं तो आप इजीली उसका जो मेन फंक्शन होता है सोशल वर्कर का, मदद करना लोगों की, आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है। एंड दैट शुड बी, और इसकी अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से एस्टेब्लिश कर पाते हैं तो जो क्लाइंट है वो भी कंफर्टेबल रहेगा आपसे बात करने में, आपको समस्या बताने में। तो ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि जो भी कि किसी भी जो क्लाइंट है उसकी कोई बात है, कोई उसने कुछ आपको बताया है, तो आप उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखिए, बताइए नहीं किसी को। और यही बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल बिलीव द confidential things of the client must be kept confidential and other agency and individual should be consulted only with the client consent। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? सो एवरी इंडिविजुअल क्लाइंट हैज़ अ राइट टू डिसाइड व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो भी क्लाइंट है, जो भी जिसको समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो सोशल वर्कर के पास आया है अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो उसकी हर एक क्लाइंट की एक उसको अधिकार होता है कि उसकी जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या डिसाइड करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से उसको करना चाहिए, उसके पूर्ण अधिकार है। तो बेसिकली जो सोशल वर्कर का काम क्या है? इसका काम ये है कि उसकी जो जो उसको डिसीजन मेकिंग करने में मदद करे, और उसकी जो समस्या है उसको सुलझाए उसी के अकॉर्डिंग, जैसा वो चाहता है क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंग। अगर जो क्लाइंट सोशल वर्कर है उसको उसकी समस्या को सुलझाएगा, तो जो क्लाइंट है वो उसको डिसीजन डिसीजन लेने में काफ़ी मतलब आसानी होगी, और इजीली उसको कोप अप कर पाएगा, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा उसी के अपने अकॉर्डिंग। तो इसे बोलते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल क्या होता है? ये बेसिकली ये है कि जो क्लाइंट है और जो सोशल वर्कर है, जब क्लाइंट बात करेगा, अपनी समस्या बताएगा सोशल वर्कर को, तो ऐसा नहीं है कि भावनाओं में आकर बायसनेस आ जाए या इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल हो जाना। ये बेसिकली जो इंसान के जो गुण होते हैं उसमें ज़्यादा नहीं वहाँ शो करनी चाहिए। तभी इसी वजह से जो सोशल वर्कर होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है और उनमें प्रोफेशनलिज्म डाली जाती है, ताकि वो क्लाइंट से मिल के उनको, एक होता है ना बीच में एक संबंध स्थापित कर लेना, रिलेशन बना लेना, एक बायसनेस डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से आप अगर दूसरे को अपना समझेंगे बहुत ज़्यादा तो आप बायसनेस हो जाएंगे, उस हिसाब से आप समस्या की जो प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं पाएंगे, और इसी वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए सोशल वर्कर का, दैट शुड बी नॉन जजमेंटल, कि आपको बायसनेस नहीं लानी है। उसका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वही है कि आपको भावना में नहीं बहना है। आपको जब भी आप किसी भी क्लाइंट से मिलें कि उसकी जो समस्या है उसको सुलझाएं। ठीक है। उसके बाद है सिस्टम अप्रोच टू सोशल वर्क प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि सिस्टम अप्रोच मतलब पूरी समस्या को आपको एक जैसा समझना है। जैसे ये क्लाइंट है, इसकी ये समस्या है, तो इसको पूरे को आपको एज ए सिस्टम मान के चलना है, और तभी इसको आप समस्या को सुलझा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, तो अगर उसको जो कोई प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, तो आप कैसे इसको कैसे ठीक करेंगे? आपको समझना होगा उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, उसके जो ग्रुप है, फिर फ्रेंड है, फैमिली है, उसके स्कूल में किस प्रकार के जो आसपास जो बच्चे उसके रहते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना होगा। बेसिकली आपको क्या है, पूरे सिस्टम को समझना होगा, तभी आप समस्या को सुलझा पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये इस अप्रोच के माध्यम से आपको देखना चाहिए किसी भी काम को, सिस्टम अप्रोच के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पे रोल है, क्या क्या सोशल वर्कर के रोल होते हैं। कंसल्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम है उसको समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद उसको कुछ बताता है कि किसको कैसे ठीक करना है, क्लाइंट को उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझाता है। और एज ए केयर गिवर मतलब होता है कि काउंसलेशन देना। जैसे कोई मेंटल हेल्थ किसी को प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कराना।
केयर गिवर होता है, एज ए ब्रोकर। ब्रोकर मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी किसी कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो सोशल वर्कर क्या करेगा कि उसको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे किसी हॉस्पिटल में बात करके उसको, और ये जो इसको पेशेंट को वहाँ पर एडमिट कराएगा, तो एज ए ब्रोकर काम भी करता है बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और एज ए मोबिलाइजर, ये रिसोर्स भी मोबिलाइज कराता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है और सोशल वर्कर उसका क्लाइंट है, तो वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, बेस्ट नर्सेस की, बेस्ट हॉस्पिटल स्टाफ की। तो ये बेसिकली वहाँ, और जो रिसोर्सेज हैं मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराएगा। तो ये एज ए मोबिलाइजर, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप अपना एग्जाम्पल देख सकते हैं कोई भी। तो ये था बेसिकली इस यूनिट फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट है, और इसमें कुछ रिमेनिंग है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और हमें लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ और भी कुछ इम्पोर्टेंट अगर है आपके पास, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक इसमें छूट गया है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, कल वाली वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको देखिए, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उसको याद कीजिए। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप जो अरिहंत की बुक है उसको आप रेफ़र कीजिए, उसको पढ़ सकते हैं। और अगर उसमें से कोई अगर थियरी आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर ठीक लगे आपको तो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।